हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शरद चौहान आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं टीजीटी पीजीटी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आप जानते हैं पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक जो है 50 क्वेश्चन अब तक आपको कराए हैं और आज 51 से लेकर 60 तक यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप लोग जो है रेडी हो जाइए और देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अपने फ़ोन को आप लैंडस्केप मोड में टर्न कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो फुल स्क्रीन पर दिख सके और वीडियो क्वालिटी आपके लिए बेटर एक्सपीरियंस के साथ आपको मिले। और इसके अलावा अगर आप ईयरफोन अपना जो हेडफोन होता है वो भी यूज़ करेंगे तो आपको वॉइस क्वालिटी भी अच्छे से मिलेगी ताकि आपकी कंसंट्रेशन ठीक से यहाँ बन सके और क्वेश्चंस को अच्छे से आप समझ सको। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 9 के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एक हमारा बैच नंबर 2 अभी 1 फरवरी से ही स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी बैच नंबर 2 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले लीजिए। 9410488119 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते भी हैं। और अगर हमारे रिकमेंडेशन से आप अच्छी से अच्छी बुक जिसे कहते हैं बेस्ट बुक परचेज करना चाहते हो तो हमने लिंक दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। जो भी बुक्स हमने आपके लिए रिकमेंड की है वो सारी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू। आपको इसकी लिमिट इवेल्युएट करनी है यानी कि लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हाँ, आप लोग कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर का कुछ भी आइडिया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो सकता है। मेरे सॉल्व करने से पहले आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ इसको सपोज कर लेता हूँ। मान लीजिए y सपोज कर लिया है और जो भी एक्सप्रेशन हमें मिला है, जो भी लिमिट के लिए फंक्शन मिला है वो एज इट इज मुझे यहाँ पर कॉपी कर लेना होगा। ठीक, होल पावर लगी है 1 अपॉन x। अब देखिए फंक्शन की पावर में फंक्शन है, देख लीजिए ये भी यहाँ x का फंक्शन है और ऊपर पावर में भी ये x का फंक्शन है। अगर आप फंक्शन की पावर में फंक्शन नहीं रखना चाहते हैं, मतलब इस फंक्शन को पावर से उतार कर नीचे लाना चाहते हैं, तो इसका एक और एक मात्र तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर लॉग लगा दें। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग y इक्वल टू, अब यहाँ पर लिमिट तो एज इट इज लगी रहेगी लेकिन लॉग लगाने से वो जो 1 अपॉन x पावर है वो यहाँ आ जाएगी और बाकी का आपका ये लॉग लगा रहेगा इस फ्रैक्शन पर यानी कि tan x अपॉन x पर। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। आपने 1 अपॉन x को तो यहाँ पर ले लिया है, ऊपर से उतर के ये नीचे आ गया है। ठीक, अब यहाँ tan x का जो एक्सपेंशन होता है, जो सीरीज होती है, वो अगर आपको याद है तो उस एक्सपेंशन को आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ log y इक्वल टू, लिमिट मेरी एज इट इज लगी रहेगी, अभी लिमिट को नहीं हटाना और हटा भी नहीं सकते। 1 अपॉन x एज इट इज लिखा रहेगा और यहाँ पर मुझे tan x का एक्सपेंशन यूज करना है। नीचे जो अपॉन में x लिखा है उसको आप एज इट इज कॉपी करेंगे और ऊपर tan x का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5। ये एक्सपेंशन आपको याद करना होगा। आपने जितनी भी सीरीज सीक्वेंस पढ़ी हैं, जैसे लॉगरिदमिक सीरीज का एक्सपेंशन आपको याद है, आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज के एक्सपेंशंस याद किए हुए हैं, वैसे ही आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सपेंशंस भी याद कर लीजिए। ठीक है, और हायर पावर को आप इग्नोर कीजिए यानी कि उनको आपको छोड़ देना है, बस शुरू की 1-2 टर्म आपको लेनी है। ठीक, तो अब मान लीजिए नेक्स्ट लाइन में मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर log y इक्वल टू, देखिए लिमिट मेरी लगी हुई है एज इट इज और यहाँ पर 1 अपॉन x भी लिखा हुआ है
यहाँ log भी लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर ध्यान से देखिए, सभी टर्म्स में से x कॉमन है, तो आप x को कॉमन लेके और नीचे वाले x को इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जब आप ऊपर से x कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे तो फर्स्ट टर्म तो आपकी 1 बनेगी, दूसरी टर्म आपकी बनेगी x² 3 और बाकी की टर्म्स को आप इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इग्नोर हायर पावर्स, ठीक है, हायर पावर ऑफ x आपने यहाँ पर इग्नोर कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर देखें log y को एज इट इज फिर से कॉपी करना है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, अभी लिमिट लगी हुई है, 1/x भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर अब log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, इसे आप जो है x समझ के चलिए, और log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन आपको याद है वो अब यहाँ पर आप एक्सपैंड करें। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये जो देखिए यहाँ x² 3 लिखा हुआ है, इसे आप x मानकर चलिए, और log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग आप एक्सपैंड करेंगे तो देखिए x की जगह x² 3 आ गया है, उसके बाद -½ और फिर होता है x का स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा x² 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये एज इट इज यहाँ पर चलेगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर से एक x कॉमन भी लेते हैं तो ये वाला x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट टर्म में एक x यहाँ फिर भी बच जाएगा, तो जिसकी वजह से इधर की वैल्यू लिमिट रखने के बाद 0 ही बनने वाली है। तो log y विल बी इक्वल टू 0। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो y विल बी इक्वल टू e⁻0, यानी कि y की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो आपने इस पूरे लिमिट को y सपोज किया था स्टार्टिंग में यहाँ पर, और y की वैल्यू आपकी 1 आई है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1 इज द आंसर फॉर दिस लिमिट। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि वक्र e⁻y इक्वल टू 1 प्लस x² के स्पर्शी की प्रवणता m हो तो आपको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। इफ m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व e⁻y इक्वल टू 1 प्लस x², ये आपकी कर्व की इक्वेशन है और इसकी टेंजेंट का स्लोप m बताया गया है, और m के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल रहेगी जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको जो ये कर्व दिया गया है इसे आप डिफरेंशिएट करते हुए dy/dx को फाइंड करेंगे, क्योंकि वही आपकी टेंजेंट का स्लोप बनेगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले e⁻y यहाँ पर चेन रूल लगेगा, dy/dx इक्वल टू 0 प्लस 2x आपको मिलेगा। तो यहाँ नीचे ले आता हूँ मैं, dy/dx विल बी इक्वल टू आपको मिलेगा 2x अपॉन e⁻y। अब बताइए यहाँ से e⁻y की वैल्यू आपको ऊपर दे ही रखी है, ये वाली, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ये जो कर्व की इक्वेशन है इसी में तो e⁻y की वैल्यू मिली हुई है, तो आप इसमें रख दीजिए। वो वैल्यू है आपकी 1 प्लस x², ये आपने यहाँ रख दिया। तो समझ लीजिए यही आपका स्लोप बन गया, यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस x², ये फिलहाल इसका स्लोप है जो कि m की वैल्यू है। ठीक, और m के बारे में ही आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो mx² माइनस 2x प्लस m इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग करने के बाद आपके हाथ में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो x में क्वाड्रेटिक है, और इसके कोएफिशिएंट्स आप देख सकते हैं। a की वैल्यू m है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू m है। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फैक्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एटलीस्ट रियल होने चाहिए, और रियल होने के लिए कंडीशन होती है दैट द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मुझे इसको आगे प्रोसीड करना है बस। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलें तो b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें अगर हम रखते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 माइनस 4m² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फाइनली 1 माइनस m² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब m² लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है मोड m लेस देन इक्वल टू 1। तो कुल मिलाकर के ये हमारा सही ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। मतलब अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की जो सही ऑप्शन हो रही है वो आपकी ऑप्शन डी हो जाएगी। ऑप्शन डी एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा।
छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द फंक्शन fx इक्वल टू 1/x, ये कोई फंक्शन आपको दिया गया, अपनी डोमेन में ये फंक्शन कैसा होगा ये आपको बताना है। इसकी मोनोटोनिसिटी बतानी है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा, या फिर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है वो इनसफिशिएंट है, मतलब ना काफ़ी है, मतलब वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। ऐसा अगर आपको लगे तो आप ऑप्शन डी पर मार्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। सबसे पहला काम, क्योंकि आपको देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का क्वेश्चन है, और जिसमें आपने मोनोटोनिसिटी चेक करने का जो प्रोसीजर सीखा है वो यही है कि पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स यहाँ से आप फाइंड करेंगे, जो कि आपको मिलेगा -1/x²। जब आपने इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपको ये मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये इस फंक्शन की डोमेन में, या यूं कहें कि सभी रियल नंबर्स के लिए ये ऑलवेज निगेटिव ही रहने वाला है, यानी कि लेस देन 0 ही रहेगा, मतलब निगेटिव ही रहेगा। और अगर डेरिवेटिव निगेटिव है तो मोनोटोनिसिटी के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से ये फंक्शन क्लियरली जो है डिक्रीजिंग डिक्लेयर हम कर सकते हैं इसको। यहाँ से ये डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब आपका जो दिया गया फंक्शन है वो अपनी डोमेन में एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ लिमिट लगी है n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और आगे एक सीरीज दी हुई है। तो इसको क्वेश्चन को देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन की ट्रिक से क्वेश्चन होने वाला है, जो कि ट्रिक हमने आपको अपनी इंटीग्रेशन की क्लासेस में पढ़ाई हुई है। अगर आपने अभी तक हमारी इंटीग्रेशन की या कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो उनको आप देख सकते हो। सारी क्लासेस में आपको इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम डिटेल में पढ़ाया गया है। उसके बाद भी कई सारे चैप्टर्स डिटेल में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वो सब अंडर द पेड बैच पढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि पेड बैच में आपकी लाइव क्लासेस अभी भी कंटिन्यूअसली रेगुलरली चल रही हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फिलहाल चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए π/4, ऑप्शन बी π/8, ऑप्शन सी π²/8, ऑप्शन डी π²/4। तो ये है आपका चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन की। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं आगे, कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए आप एक काम कीजिए, न्यूमरेटर्स में से n को कॉमन ले लीजिए। लिमिट तो आपकी एज इट इज लगा के रखिए, और n को जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1/n² + 1², 1/n² + 2²। नेक्स्ट टर्म अगर लिखना चाहें तो क्या रहेगी 1/n² + 3², बट लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट टर्म पर जाइए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2n², क्योंकि यहाँ n ऊपर नहीं था तो आपने n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ऊपर वाला कॉमन चला गया, नीचे ये n² बन गया। ठीक, अब इस 2n² को देखिए आप अलग अलग करके भी तो लिख सकते हैं, n² + n²। तो चलिए ऐसे लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि नीचे से n² को कॉमन निकालिए। n तो ऊपर से कॉमन आ ही गया था आपका, अब नीचे से n² को कॉमन निकालिए। अब देखिए क्या बनेगा, 1 + 1/n², यहाँ पर 1 + 2² और ऐसे ही आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो लास्ट वाली टर्म में आपका यहाँ बनेगा 1 + n²/n²। इतना आपने बना लिया। ऐसा लिखते ही समझ लीजिए अब आप इस एक्सप्रेशन की, इस सीरीज की जनरल टर्म आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ। देखिए क्या बन रही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, बाहर तो ये 1/n है, उसके बाद समेशन आप यहाँ लगाएंगे, सिग्मा लगा दिया, r = 1 to n, और बाकी आप सीरीज के अकॉर्डिंग देख लो। इसकी जनरल टर्म जो बन के तैयार हुई है वो ये है 1 + r/n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी जनरल टर्म यहाँ बन के तैयार हो गई। r की वैल्यू 1 से लेकर n तक आपको रखनी होगी, तो यही एक्सप्रेशन आपका फिर से तैयार हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। फिलहाल आपने जनरल टर्म इसकी रेडी कर दी है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, जो ट्रिक होती है इंटीग्रेशन की वो ये कहती है कि जहाँ r/n है उसको तो आप रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह x आ जाता है।
जहां 1/n है उसकी जगह आपका dx आ जाता है। ये जो सिग्मा होता है ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाता है। बाकी आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट इवेल्युएट करते हो इस इंटीग्रेशन पर लगाने के लिए, तो उसके लिए चलिए मैं निकाल देता हूं। आपकी लोअर लिमिट जो यहाँ से बनेगी वो कैसे तैयार होती है आपको पता है तरीका उसका। लिमिट उस पर लगा के रखते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटिव r/n, और यहाँ r की लोएस्ट वैल्यू पहले रखते हैं। तो लोएस्ट वैल्यू r की कितनी है, यहाँ से देखो आप ऊपर से, लोएस्ट वैल्यू जो r की है वो ये है 1 है। तो यहाँ पे जब आप 1 रखोगे तो ये 1/n बनेगा, और 1/n में जैसे ही इनफाइनाइट लिमिट रखोगे कुल मिला के ये 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ से अपर लिमिट निकालिए। अपर लिमिट में भी फॉर्मूला तो यही रहेगा, फिर से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और r/n, लेकिन इस बार r की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, और मैक्सिमम वैल्यू देखिए ये है n। तो जब आप यहाँ n रखेंगे n से n कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 1 आ जाएगी वैल्यू। तो आपने देखा यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो आपकी बनी वो आपकी 0 और 1 बन गई है। ठीक है, अब मैं इधर जरा स्पेस कर लेता हूँ, और यहाँ स्पेस करने के बाद आपको बताता हूँ आगे ट्रिक के अकॉर्डिंग हम किस तरह से इस लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखिए अब जो आपका ये लिमिट ऐसा दिख रहा था, जो आपने एक्सप्रेशन तैयार किया है यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन को अब आप जब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना बन जाएगा। लिमिट आपने बनाई है 0 to 1, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना है कि 1/1 प्लस x² और dx, इतना ही क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। बस अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करके जो इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये बन जाएगा tan 1 माइनस tan 0। तो वैल्यू जो आएगी, मतलब जो आंसर आएगा आपका π/4 माइनस 0 विल बी इक्वल टू π/4। तो ये आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर आपकी पहली ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। cos 20 डिग्री इक्वल टू k दिया गया है, एंड cos x इक्वल टू 2k² माइनस 1 दिया है। इंटरवल आपको दिया है, ओपन इंटरवल है 0 से 2π, और आपको x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन से इनिशिएट करेंगे, और इसमें भी आपका जहां पर k लिखा है वहां पर मैं k की वैल्यू जो मुझे दी गई है cos 20 डिग्री वो यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि k का स्क्वायर है। ठीक, अब आप ट्रिग्नोमेट्री को अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है 2 cos² a माइनस 1, यानी कि ये cos 2a का फॉर्मूला है cos 2 इंटू 20 डिग्री। तो मतलब cos x इक्वल टू cos 40 डिग्री आ गया है। तो अगर अब बात करें तो x की एक वैल्यू तो डायरेक्टली 40 डिग्री यहाँ से हमें मिल ही रही है। इसका मतलब या तो ऑप्शन बी सही हो सकता है या ऑप्शन डी सही हो सकता है। ठीक, अभी हम दूसरे एंगल की बात करेंगे कि दूसरा एंगल कैसे निकलेगा। तो बताइए cos जो होता है वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव नहीं होता, वो जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप cos x इक्वल टू cos 360 माइनस 40 भी तो इसे लिख सकते हैं। तो 360 माइनस 40 जब आप इसे लिखेंगे तो ये 320 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 320 डिग्री, वहां पर भी cos पॉजिटिव होगा और सेम यही वैल्यू देगा। तो x की जो दूसरी वैल्यू आई वो 320 डिग्री आ गई। मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ ट्राइंगल ABC, देखिए ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन होने वाला है। क्या दिया गया है आपको, 2AC इंटू साइन हाफ A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू। ठीक है, अब आपको इन चारों ऑप्शन में से सही सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। ठीक, तो स्टार्टिंग आप ऐसे कीजिए कि जो आप प्रॉपर्टी जानते हैं, जिसे आप एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हो, A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये A है और ये C है। अगर A और C की वैल्यू आप यहाँ से इवेल्युएट करोगे तो बताइए A प्लस C की वैल्यू 180 माइनस B बन रही है। अब आप इस वैल्यू को इस दिए गए एक्सप्रेशन में जरा यूज करें, रिप्लेस करें, तो आपका जो क्वेश्चन देखिए ये बन जाएगा 2AC इंटू साइन हाफ,
और यहाँ पर a प्लस सी की जगह आप रख दोगे 180 माइनस बी, और एक b पहले से माइनस का है तो माइनस माइनस ये ऐड होकर के -2b बना लेगा। ठीक है, चलिए इसको आगे प्रोसीड करते जाना है। तो ये बन गया 2ac साइन, और यहाँ हाफ से जब आप डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस बी आ जाएगा ये, और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है। तो अब ये बन गया 2ac कॉस बी, और कॉस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल्स की, उसके अकॉर्डिंग बताइए कॉस बी का जो फॉर्मूला है वो ये होता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब आप 2ac से 2ac को कैंसिल कर सकते हैं, और बाकी जो आपका बच गया वही आपका रिजल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? अंतःवृत्त का मतलब देखिए इन सेंटर होता है, इन सेंटर यानी कि इन सर्कल का जो सेंटर होगा, ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल को अंदर से टच करता हुआ बनाया जाए, ऐसे तीनों साइड को टच करता हुआ जो सर्कल बनेगा, तो उसका जो सेंटर होगा वो कैसे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है कि वो अभिलंबों के कटान बिंदु से वो बनता है, या कोणों के अर्धकों से बनता है, या माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनेगा, या वो भुजाओं के लंबार्धकों से बनेगा, ये आपको बताना है। मतलब ऑप्शन ए अगर इंग्लिश में देखें तो एल्टीट्यूड से बनेगा, या एंगल बाइसेक्टर से, या मीडियन से, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि जब आप एंगल बाइसेक्टर्स या कोणों के अर्धकों को बनाते हो, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया जो हाफ हाफ करता हुआ इस एंगल को जाएगा, इधर से दूसरा एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये जहां कट करेगा समझ लीजिए वहीं पर जहां ये दोनों कट करेंगे ना आपस में, या तीसरा भी यहीं से जाएगा। वैसे तो देखिए अगर जब बात हो रही है सिर्फ इस सेंटर को ढूंढने की, तो ओनली 2 ही एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान जरूर रखिएगा कि तीसरा जो एंगल बाइसेक्टर है वो भी इसी सेंटर से पास होता है। ठीक, मतलब तीनों जो है ये कॉन्करेंट होते हैं, एक ही जगह से पास होते हैं। तीनों एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही इन सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ मीट्स द पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइन दी गई हैं 2, एक ये है और एक ये है, एट पॉइंट P एंड Q। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ, तो मान लीजिए एक लाइन आपकी यहाँ कहीं है और एक लाइन यहाँ कहीं है, तो जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, एक यहाँ डाल दिया मान लीजिए मैंने OP, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है OQ। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है। और आगे क्या कहा है, देन द पॉइंट O डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशो। मतलब ये जो O पॉइंट है, जो ओरिजिन है आपका, इस पूरे PQ सेगमेंट को किस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि पहले तो OP लेंथ फाइंड कर लीजिए, उसके बाद OQ लेंथ फाइंड कर लीजिए, और बाद में इन दोनों को डिवाइड करके रेशो फाइंड कर सकते हैं OP अपॉन OQ। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं जैसा आप देख पा रहे हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर लेंथ OP की। तो ये लाइन की जो इक्वेशन है, पहली लाइन की मुझे मिली हुई है 4x + 2y = 9। मतलब इस 9 को आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं, इधर माइनस में आ जाएगा, ये 4x + 2y - 9 = 0 ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन आपको ये मिली हुई है 2x + y + 6 = 0। ठीक, तो परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो आपको पहले OP मिल जाएगा, उसके बाद आपको OQ मिल जाएगा। फॉर्मूला देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ मुझे मिल जाएगा -9 / √4² + 2²।
असल में देखिए फॉर्मूला ये होता है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी सी की वैल्यू आपको उसी इक्वेशन में से मिलेगी जिस इक्वेशन पर आप ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0 0 होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ ओनली कांस्टेंट आया है, अदरवाइज तो पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है ऊपर न्यूमरेटर में। लेकिन क्योंकि x भी 0 है, ये भी 0 हो गया, y भी 0 है तो ये भी 0 हो गया, ठीक। इसीलिए ओनली कांस्टेंट c यहाँ दिखाई दे रहा है जिसकी वैल्यू -9 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको जो मिला यहाँ पर वो मिला 9 अपॉन अंडर रूट 20। इसी तरह से आप देखिए OQ को इवेल्युएट कर सकते हैं, तो यहाँ भी ये ऑरिजिन से ही ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर, तो यहाँ आपका मिलेगा +6 अपॉन अंडर रूट, नीचे आपका 4 + 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 6 अपॉन अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है। अब आप इसका बस रेशो इवेल्युएट कर लो, और रेशो इवेल्युएट करते ही आपको पता लग जाएगा कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। OP अपॉन OQ आपको चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए 9 अपॉन 2 रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन 6, रूट 5 से रूट 5 आपका कैंसिल हो रहा है, बाकी 3 से आप 9 और 6 को कैंसिल कर दोगे, तो रेशो जो आपका बन के तैयार हुआ वो 3 अपॉन 4 हुआ। मतलब आंसर जो होगा वो 3:4 होगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु -1,1 से होकर जाने वाला और x अक्ष को स्पर्श करने वाला एक वृत्तों का परिवार है, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल की बात हो रही है, जो x अक्ष को यानी कि x एक्सिस को टच कर रहे हैं वो सर्कल सारे, और -1,1 पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक। यदि उन सर्कल्स के सेंटर के नियामक h के हों, नियामक का मतलब कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर उन सभी सर्कल के जो सेंटर्स है उनके कोऑर्डिनेट्स को जनरली h, k नोटेशन दी जा रही है, तो हमें k का मान बताना है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के डायग्राम की, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए एक सर्कल बना लेता हूँ, पूरी फैमिली तो नहीं, एक सर्कल बना के देख लीजिए। ऐसा कोई सर्कल होगा जो x एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k दिए गए हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये सर्कल -1,1 पॉइंट से पास हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है -1,1, ये वाला पॉइंट है, सपोज कर लीजिए। इस तरह की कुछ सिचुएशन है। तो बताइए सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो इक्वेशन होगी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू, बताइए रेडियस इसकी क्या है। तो जब इस सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k हैं इस पॉइंट के, तो सीधी सी बात है जो रेडियस होगी वो k होगी। यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये h हो गया और ये आपका k हो गया यहाँ पर। तो k हो गई रेडियस, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ राइट साइड में k² लिख लिया। अब उसने कहा था कि ये सर्कल -1,1 पॉइंट से पास हो रहा है, तो मैं -1,1 से इसे पास करा देता हूँ। x की जगह -1 और y की जगह 1 इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। अब मेरे पास जो मुझे ये इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूँगा और आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा देखिए -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ओनली 1 + h का होल स्क्वायर बचेगा। उसके बाद बाकी का ये जो होल स्क्वायर है इसे आप एक्सपेंड कर दो, 1 + k² - 2k इक्वल टू k²। k² से k² आपका कैंसिल हो गया, तो आपको मिला 1 + h का होल स्क्वायर इक्वल टू 2k - 1। अब आप जरा एक बार बताओ, यहाँ पर जब लिखा है 1 + h का ये होल स्क्वायर है, देखिए कोई भी पूर्ण वर्ग नंबर जो होता है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, इस तरह से। तो अगर ये होल स्क्वायर है और इसके इक्वल में ये देखिए ये लिखा हुआ है 2k - 1, इसका मतलब 2k - 1 भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब आप देखो यहाँ से k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, आपका ये आंसर आ जाएगा, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो रही है आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ऑप्शन बी आपकी सही हो जाएगी, k ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण x² / 2 - r प्लस y² / r - 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 दीर्घ वृत्त को प्रदर्शित करेगी तो क्या होगा, ठीक। मतलब ये अगर इलिप्स की इक्वेशन हो
अगर ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है ये आपको बताना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इक्वेशन को फिर से कॉपी करता हूँ। प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 6 इक्वल टू 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। ठीक, अब आपको पता ही है कि जो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं राइट साइड में उसमें 1 होता है, पॉजिटिव 1 ना कि नेगेटिव। तो इस माइनस को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। उस माइनस को जब आप शिफ्ट करेंगे तो इसे बना देगा आर माइनस 2 और इसे नीचे बना देगा 6 माइनस आर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलिप्स में नीचे यहाँ पर होता है ये इंटरसेप्ट होते हैं, मतलब ये लेंथ होती है, और लेंथ होती है तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, मतलब r माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 6 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर देख लो कि r की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है और r की वैल्यू इधर से 6 से छोटी आ रही है। जब आप इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आपका मिलेगा वो मिलेगा कि 2 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल 6, मतलब r की वैल्यू 2 और 6 के बीच में ही कहीं पर लाई करनी चाहिए। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए गाइज, आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था जिसमें हमने आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं, और इसके बाद जल्दी ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हम लेकर आने वाले हैं। बस आप हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, जितना मैक्सिमम हो सके आप हमारे चैनल को रिकमेंड करें, क्योंकि हम आपको टीजीटी पीजीटी लेवल के मैथ्स की तैयारी बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से करा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आपने लाइव क्लासेस क्यों बंद कर दी। तो लाइव क्लासेस देखिए बंद नहीं हुई हैं, बस वो पेड बैच के अंडर पढ़ाई जा रही हैं। जो भी लाइव क्लासेस आप अगर अटेंड करना चाहते हो तो हमारे पेड बैच नंबर 2 को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नंबर 1 बैच तो काफ़ी आगे निकल गया है। तो आपके पास जो अभी ऑप्शन है तो पेड बैच नंबर 2 को ज्वाइन करने की है, जिसमें हम लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं। कई सारे चैप्टर हमने वहां पर कवर कर लिए हैं। तो गाइज, जितना जल्दी हो सके आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए, अपना टाइम वेस्ट ना करें। बहुत कम टाइम बचा है आपको तैयारी करने के लिए, इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तैयारी करिए, सीरियसली करिए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 9 के लिए भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आपका नया ग्रुप बनाया जा रहा है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 9, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल की तरफ से जो आपके लिए बेस्ट बुक्स रिकमेंड की गई हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, वहां से आप उन बुक्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी वहां मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करके भी बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।